नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वक्ता वक्तव्य वाणी के पहले वृतांत में। और इस श्रृंखला के स्पॉन्सर हैं आर्टिस्टिक योगी, भारत गर्लभ, को स्पॉन्सर द जनता ऑफिशियल, प्रमोशन पार्टनर्स आर्टिस्टिक बाय नेचर और इवेंटाहॉलिक, और स्पेशल पार्टनर निस्कॉस निशा ऑनलाइन शॉपिंग। नमस्कार मनीष जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस श्रृंखला से जुड़े, आपका सानिध्य हमारे वक्ताओं तक पहुंचे, यही उद्देश्य है और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, एक असामान्य बात, हमारी जितने भी श्रृंखला में जितने भी वक्ता हैं, एक बात समान है कि सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं, और उन सब में और आप में एक असमानता है, और वो ये है कि उन सब ने 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से मंच पर प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी थी, और आपने विद्यालय में कभी कोई प्रस्तुति ही नहीं दी। आप महाविद्यालय में आके आपने प्रस्तुतियां दी, पर आप उसी स्तर पर आ गए, उसी राष्ट्रीय स्तर पर आ गए। तो ये कैसा रहा ये अनुभव आपका? अनुभव तो बहुत अच्छा था, लेकिन इससे पूर्व मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं, और सर्वप्रथम तो आपको पहले बधाई देना चाहता हूं कि इतनी अद्भुत श्रृंखला का आपने उद्घाटन किया, जिसका नाम है वक्ता वक्तव्य और वाणी। काफ़ी अच्छा, और इसका बृहद उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं, जिसके बारे में बाद में चर्चा हो जाएगी। तो आपका प्रश्न जैसा कि आपने रखा कि मैंने 12वीं कक्षा तक ना किसी मंच पर कभी खड़ा होकर के मैंने अपना कहीं स्पीच दी या वक्तव्य दिया या किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करी, परंतु महाविद्यालय में आकर के मेरी ऐसी रुचि कैसे जागृत हो गई। दरअसल इसका पूर्णतः श्रेय मैं देता हूं अपने गुरुओं को। उन गुरुओं ने इस एक सामान्य से माटी जैसे मनुष्य को, यानी मुझे, आकार देना प्रारंभ किया, और इस आकार को एक ऐसी भट्टी में डाला जहां मुझे तपना पड़ा, जहां मुझे कई थपेड़े खाने पड़े। वो थपेड़े मेरे जीवन से संबंधित भी हैं, मेरे शिक्षा से संबंधित भी हैं, समाज से संबंधित भी हैं, और तमाम प्रकार की। परंतु उन थपेड़ों को सहन करने की मुझे शक्ति जो थी, ये भी मेरे गुरुओं ने मुझे प्रदान करी, और इसका परिणाम यही हुआ कि आज आपके समक्ष एक सामान्य सा विद्यार्थी एक घड़ा का आकार लेकर के अपने अंदर जल भर के प्यासों को जल पिलाने की क्षमता रखकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। जी मनीष जी, आप बिसाऊ में भी गए, आप पंतनगर राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में गए जी। जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं आपने महाविद्यालय में, आपने महाविद्यालय स्तर से जिला स्तर से राज्य स्तर, और राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक जो जाने का आपका सफर रहा, इसमें आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या अंतर है इन सभी स्तरों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं वो है इंदौर की पृष्ठभूमि, और इंदौर जिसे कहते हैं ऐसी भूमि है जिसने ना जाने कितने ही विद्वानों को पैदा किया है, कितने ही ज्ञानवान लोगों को पैदा किया है, जिन्होंने आज कहीं बड़े स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और माँ भारती का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अब हम भी उसी कुल के आखिर वारिस हैं या वंशज हैं, तो इस परंपरा को तो निर्वाह करना हमारा परम कर्तव्य था। और दूसरी बात, ये एक जिम्मेदारी भी थी। जिम्मेदारी इस प्रकार की कि हमारे पूर्वजों ने जो जिम्मेदारी हमको सौंपी, हम अनुजों को सौंपी, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएं। इसके लिए भले ही हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े, या फिर बड़े विद्वान गुरुओं के समक्ष बैठना पड़े, कई दिन हमें प्रतीक्षा करनी पड़े, परंतु इससे हार नहीं मानना, ये जो भावना थी, ये हमारे अंदर जीवंत जो कराई, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले महाविद्यालय स्तर पर बोलना प्रारंभ किया। कई समस्याएं, जीत नहीं मिलती अक्सर, परंतु निराशा भी नहीं मिलती है, ये भावना जीवित थी। महाविद्यालय से बढ़े, जिला स्तर तक पहुंचे, जिला स्तर में भी निरंतर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे गुरुओं ने, हमारे
बड़े भ्राताओं ने हमें यह आगे बढ़ने की प्रेरणा दी कि कहा कि कभी रुकना नहीं है। इसी भावना को लेकर के विद्यालय से महाविद्यालय, महाविद्यालय से जिला, जिला से संभाग पहुंचे, संभाग के उपरांत राज्य तक पहुंचे और राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने का सौभाग्य मिला। और हमारे पूर्वजों का ही ये आशीर्वाद है जिसके कारण आज हम इस स्थान पर जीवंत हैं, जीवित हैं और कड़ी मेहनत का ये फल है। जी, आपके बारे में एक और खासियत है कि जो बातें आप मानी, जैसे किसी वाद प्रतियोगिता में गए आप, वहां पे वाद विवाद हुआ किसी विषय को लेकर, अब वही विषय को लेकर कहीं और भी वाद विवाद प्रतियोगिता है तो आप अपने वो शब्द दोहराते नहीं, आप कुछ नया तैयार करके जाते हैं। तो ये इसमें इसके पीछे कारण क्या है? जी, ये दरअसल जब मैंने बोलना प्रारंभ किया तब मैंने देखा इस बात को कि दरअसल इस स्कूल में तो बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर कार्य कर रहे हैं और प्रतियोगिताओं में जा रहे हैं, प्रतिभागिता अंकित करा रहे हैं। परंतु मैं जब स्कूल में आया तब मुझे समझ में आया कि मैं नया नया हूँ, मुझे इस स्कूल में अपना स्थान बनाने हेतु क्या करना पड़ेगा। तब एक जो भावना थी कि सबसे हट करके, कहते हैं ना कि भेड़ चाल में चलने से अच्छा है आप उस चाल से हट करके स्वयं का कुछ निर्माण करें जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। तो मैंने इसी भावना को जीवित किया और मैं उस स्कूल से थोड़ा सा हटा। मैंने ये देखा कि जब मैं किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जाता था, जो भी विषय दिया जाए मुझे उस विषय पर मैं अध्ययन करता था, गहन अध्ययन करता था, जिसके कारण हम वहां पर खड़े होकर के बोल सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरे प्रतियोगिता में जाते, दूसरे विषय को लेकर के जाते, तो मैंने देखा कि कई प्रतिभागी उसी विषय के समानांतर इस विषय को भी रखते हैं, बस उस विषय से जोड़ देते हैं अपने आप को। मैंने सोचा कि यदि यही मैं भी करने लग जाऊं तो इनमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा, मैं इनसे भिन्न कैसे होऊंगा। ये जो भिन्नता की भावना है, इस भावना को मैंने सोचा, इस पर विचार किया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे प्रत्येक वाद विवाद के प्रत्येक विषयों के लिए नया ज्ञान अर्जित करना होगा। भले इस ज्ञान का परिणाम मुझे इस मंच पर ना मिले, परंतु हो सकता है यह ज्ञान कहीं ना कहीं मुझे सफलता की ओर ले जाएगा। क्योंकि एक बात है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ज्ञान की कुंजी आपको हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। तो बस इसी कुंजी के साथ जुड़ा रहा मैं। मनीष जी, प्रतिभागी बनने में एक वो भी बड़ी प्रतिभागिता रही बिसाऊ में या पंतनगर, जहां पर पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। पर प्रतिभागी से विजयी बनना, वहां से विजयी होकर लौटना, अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करना, ये प्रतिभागिता से विजय तक पहुंचने का कोई मूल मंत्र जो आप हमारे वक्ताओं तक पहुंचाना चाहें? मूल मंत्र तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ बात है, एक बात है जिसे मैं एक कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक दृश्य सोचा जिसमें मुझे ऐसा लगा कि एक वन होता है, उस वन में बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। वे सभी जानवर प्रतिदिन अपने भोजन की तलाश में विचरते रहते हैं। किसी दिन किसी जानवर को उसका भोजन मिलता है, परंतु उसी दिन किसी जानवर को निराशा भी प्राप्त होती है। परंतु एक शिकारी है वन में, एक शिकारी होता है वन में जिसको प्रत्येक बार अपने लक्ष्य के प्रति सफलता ही मिलती है, वो उसे कभी निराशा हाथ नहीं लगती। वो शिकारी है बाज। बाज जो होता है उसकी नीतियां कुछ अलग होती हैं, उसकी विचार कुछ अलग होते हैं। वो कई कोसों दूर से अपने लक्ष्य के ऊपर आंखें जमा करके खड़ा हो जाता है, उस लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उस लक्ष्य पर अपना पूरा उद्देश्य टिका देता है एवं उसी लक्ष्य को केंद्रित करते हुए अपने सारे कामों को छोड़कर केवल उसी पर ध्यान देता है। और अचरज की बात तो यह है कि उस लक्ष्य को इसका भान तक नहीं होता है कि कोई मुझ पर शिकार की ओर से नजरें टिका करके बैठा है, जिसका परिणाम यह होता है कि उचित समय देखकर वह बाज अपने लक्ष्य के ऊपर शिकार करता है और वह मृत्यु की गोद में चला जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके बहुत सारे उद्देश्य होंगे, बहुत सारे लक्ष्य होंगे। वे लोग अपने कार्य को करते हैं परंतु उन्हें निराशा हाथ लगती है। लेकिन यदि वे अपने कार्य को लेकर के आत्मचिंतन करेंगे, अपने कार्य को लेकर के
बिना किसी और विचार को अपने मन में आने देंगे, केवल और केवल अपने ही विचार का भान दिन और रात करेंगे और अपने विचार पर सुदृढ़ता से कार्य करेंगे, मेहनत से कार्य करेंगे, लगन से कार्य करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वो लक्ष्य आपके हथेली पर, आपके समक्ष होगा, तब विजय पताका स्वयं आपके कदम चूमेगी। ये बात मैंने यथार्थता पर देखा है, इस बात को मैंने अनुभव किया है। इसी का परिणाम रहा कि मैं एक प्रतिभागी के रूप में गया अवश्य, परंतु एक विजेता के रूप में लौटा। और विजेता से बड़ी बात यह है कि मैं एक विद्यार्थी के रूप में गया था और मैं ज्ञानार्थी के रूप में लौटा। मुझे ज्ञान अर्जित हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे कुछ सीखने को प्राप्त हुआ वहां से। मनीष जी, आप ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, आप अपनी सांस्कृतिक धरोहर से बहुत जुड़े हुए हैं। आप वेदों का आपने अध्ययन किया, जितने हमारे ग्रंथ उन सब उपनिषद इन सब का आपने अध्ययन किया, पर आपको क्या लगता है जो आज वर्तमान का समय है, आज की जो युवा पीढ़ी है, इसने हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से हटकर एक नई दिशा में जा चुकी है? तो प्रश्न मेरा यही है, क्या या तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर में हमारे जितनी जो संस्कृति है, या तो उसमें इतना प्रभाव नहीं था कि जो इस युवा पीढ़ी को प्रभावित कर सकती, उसको अपने प्रति जागरूक कर सकती, अपनी तरफ खींच सकती, या फिर ये हमारे युवाओं की कमी है जो हम अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा बढ़े? भास्कर जी, मुझे लगता है यह मेरे लिए काफी दुखद का विषय आपने प्रारंभ किया है, और मेरे लिए नहीं, इस मातृभूमि के उन पुत्रों के लिए भी ये बहुत दुखद का विषय है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत का 21वीं शताब्दी युवाओं का युग है, और युवाओं के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि वे युवा ही हैं जो इस राष्ट्र की कायाकल्प को बदलने में क्षण मात्र भी समय नहीं लगाते हैं। युवा तीर की तरह होते हैं, युवा तलवार की तरह होते हैं, युवा किसी भी नकारात्मक शक्ति को सकारात्मक में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। परंतु वर्तमान समय जो मुझे दिखाई पड़ता है वह कुछ ऐसा है कि आज हमारे युवाओं की संवेदनहीनता में बदलती जा रही है। आज हमारी संस्कृति, आज हमारी सभ्यता, आज हमारे समाज, आज हमारा वर्तमान परिदृश्य, इन सारे विषयों पर युवाओं का ध्यान ही नहीं जा रहा है, या फिर युवा सोचना ही नहीं चाहते इन सब के विषय में। आज वर्तमान के युवाओं में बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वर्तमान के युवाओं ने पाश्चात्यकरण की ओर एक लंबी दौड़ प्रारंभ कर दी है। दिखावे की संस्कृति को ग्रहण करने की एक दौड़ में वो शामिल हो गए हैं, जिसमें सबका एक ही उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से जल्दी इस पाश्चात्य की संस्कृति को ग्रहण कर लें। वे अंग्रेजीकरण की ओर अपने आप को बढ़ा रहे हैं, परंतु यदि एक क्षण भी युवा बैठ करके विचारे कि वो किस देश की धरोहर है, वो किस देश का निवासी है, उसकी सभ्यता क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, तो मेरे विचार से उस युवा को ये समझ में आएगा कि उसने जीवन में कितनी बड़ी भूल की है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे मात्र संगठन हैं हमारे समाज में जो इस भावना को जीवित करने हेतु आज भी कार्य कर रहे हैं, फिर चाहे वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के रूप में हो, या फिर अन्य कई सामाजिक संगठन के रूप में क्यों ना हो। मैं ये चाहता हूं कि जो युवा भारत का भविष्य बदल सकते हैं, वे पाश्चात्यकरण के प्रभाव में आकर के इस देश की विरासत को गर्त में ना लेके जाएं, बल्कि इस देश की अस्मिता और गरिमा को, इस देश की एकता और अखंडता को, अक्षुण्णता को समझ करके इन तमाम विषयों पर चर्चा करके, इन तमाम विषयों का अध्ययन करके इस राष्ट्र को उत्थान की ओर लेके जाएं। क्योंकि आज हमारा समाज एक ऐसे पहलू से होकर के गुजर रहा है जहां पर इसकी रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से निरस्त हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, समाप्ति की ओर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत की रीढ़ उसके युवा ही है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस देश के युवा एक सकारात्मक मार्ग पर आए, एक सुव्यवस्थित विचार की ओर आए, उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है और उसका पश्चाताप भी वो अवश्य करेंगे, और मातृभूमि के
उद्धार हेतु वो अवश्य कार्य करेंगे, मुझे इस बात का अडिग विश्वास है। तो एक प्रश्न इसी से मिलता जुलता कि एक ही जो भाषाई अपनी प्राथमिकताएं हैं, हमने संस्कृत को कुछ ऐसा बना दिया कि आज पूरे देश में संस्कृत की सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी रह गई, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी। हमने संस्कृत को ऐसा बना दिया कि उसको विद्यालयों से तो एक तरह से गायब ही कर दिया। फिर बात अब हिंदी की आ गई है, उस पर भी विलुप्त होने का खतरा आ जाएगा आने वाले समय में। इसी तरह से चलता रहा तो आपको क्या लगता है कि इंडिया पर, कि भारत पर इंडिया हावी हो रहा है? देखिए भास्कर भाई, पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप इस बात को अपने मन मस्तिष्क से पूर्ण रूप से निकाल करके फेंक दें कि भारत में हिंदी का वजूद जो है वो समाप्ति की ओर है या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे कुछ पागल आज भी जीवित हैं जो इसको समाप्त नहीं होने देंगे। और दूसरी बात जो आपने कही, क्या इंडिया पर मेरा मतलब क्या भारत पर इंडिया हावी होता नजर आ रहा है, तो मैं इस बात से भी अपनी असहमति व्यक्त करता हूं कि भारत पर इंडिया हावी नहीं हो रहा है, अपितु भारत अपने आप को भूल रहा है। भारत अपने आप से अपने आप को अलग कर रहा है, क्योंकि एक जो बात का आपने प्रारंभ करके विषय प्रारंभ किया कि संस्कृत जो हमारा मूल था, उस संस्कृत की आज मतलब ये शर्म की बात है कि उस संस्कृत की मात्र एक विश्वविद्यालय है, वो भी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी प्रांत में। तो देखिए, आपको मैं यह बताते हुए गर्व तो नहीं कर सकता हूं, परंतु मुझे यह बहुत खुशी होती है कि हम सब इस बात से भलीभांति जानते हैं कि आज समूचा विश्व जहां अंगड़ाई ले रहा है अपने 21वीं सदी में आकर के, तकनीकी युग में आकर के, अपने औपनिवेशिक युग में आकर के, वहीं जब संपूर्ण विश्व के इतिहास को खंगाला जाता है, तब हमें यह पता चलता है कि किसी भी देश की विरासत, किसी भी देश का इतिहास, किसी भी देश की संस्कृति संस्कृत से ही निकली है। ये संस्कृत ही इन सब का मूल है। इस संस्कृत के अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखिए, आज जितनी भी विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं, उन सब भाषाओं का अस्तित्व संस्कृत से ही उद्गत हुआ है। संस्कृत से ही अंग्रेजी भाषा ने भी जन्म लिया है, संस्कृत से यूनानी भाषा ने भी जन्म लिया है, संस्कृत से रोम की भाषा ने जन्म लिया है, संस्कृत से कई अन्य देशों की भाषा ने जन्म लिया है, संस्कृत से भारत की हिंदी भाषा ने भी जन्म लिया है। और इस बात को बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि वह संस्कृत हमारी जननी है, हमारी माँ के समान है। परंतु यह दुख है मुझे कि हम अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाए। हम अपने माँ से विमुख हो गए और हमें दूसरे की संस्कृति अर्थात दूसरे की सभ्यता, दूसरे की भाषा, दूसरे की भूषा, दूसरे का पहनावा, दूसरे का चित्र चरित्र हमें बहुत अच्छा लगने लगा। और इसी का परिणाम यह हुआ कि हमने अपने आप को समाप्त कर दिया, हमने अपने आप को खो दिया। आप बताइए, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है या मेरा जन्म भारत में हुआ है, हमारी विरासत भारत की है, हमारी सभ्यता भारत की है, हमारी पहचान भारत की है, परंतु जब कोई युवा अंग्रेजी को प्राथमिकता देने लग जाता है, जब कोई युवा पाश्चात्य कल्चर को प्राथमिकता देने लग जाता है, जब कोई युवा पाश्चात्य भोजन को प्राथमिकता देने लग जाता है, हाँ, ये माना जा सकता है कि हम 21वीं सदी में हैं, अतः हमें इस आधुनिकीकरण को स्वीकार करना होगा। मैं मानता हूं स्वीकार जरूरी है, परंतु आपको स्वीकार के साथ साथ से अपने चरित्र में नहीं उतारना। आप सीखने की भावना से अवश्य अंग्रेजी सीखें, सीखने की भावना से आप अवश्य संपूर्ण भाषाएं सीखें। सीखने के उद्देश्य से आपको सबसे पहले भारत की 22 भाषाएं भी सीखनी चाहिए। सीखने के उद्देश्य से आपको कई अन्य भाषाएं वो भी सीखना चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान हो कि वो भाषाएं, अन्य भाषाएं मतलब भारत के अलावा जो भाषाएं, पाश्चात्य भाषाएं, वो हम पर हावी ना होने पाए। क्योंकि एक मैं आपको ध्रुव समझाना चाहता हूं, आज का क्या हो गया है। आज दो तरह के वर्ग हमारे समाज में विद्यमान है। पहला तो वह ध्रुव जिसको यह लगता है कि भारत की संस्कृति, सभ्यता या इतिहास किसी कार्य का नहीं है, हमें पूर्ण रूप से पाश्चात्यकरण की ओर अग्रसर होना चाहिए, हमें पाश्चात्यकरण की ओर बढ़ना चाहिए, उसी से हमारा विकास हो सकता है। ये एक ध्रुव का मानना है। वही दूसरा ध्रुव ये मानता है कि
हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी और से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें पाश्चात्यकरण की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने भारत पर ही गर्व करना चाहिए। ये दो ध्रुव हैं। तो मैं मानता हूं हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, और बीच का रास्ता मुझे मेरे व्यक्तिगत विचार से ऐसा लगता है कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर गर्व करने के साथ साथ हमें जितनी भी ज्ञान की परंपराएं हैं, जितने भी ज्ञान की बातें हैं, जितने भी ज्ञान के युगांतर हैं, उन सबको सीखना चाहिए। परंतु सीखें हम संपूर्ण विश्व के ज्ञान को, परंतु अपनी सभ्यता को ना त्यागें। हम सब कुछ सीखें, सब कुछ समझें, परंतु अपने संस्कार से विमुख ना हो, अपने संस्कृति से विमुख ना हो, तभी हमारा गौरव बढ़ सकता है और भारत पुनः विश्व के शिखर सिरमौर पर विराजमान हो सकता है। तो मनीष जी, अभी मैं और आप एक वाद विवाद प्रतियोगिता में गए, तो उसमें यही था कि पहले राउंड में अगर आप पक्ष में बोल रहे हैं तो दूसरे राउंड में आपको विपक्ष में बोलना पड़ेगा। जी। तो अपने ही शब्दों को पहले हम जो बोल लें, फिर उसी को अगले राउंड में हम मतलब क्या कहते हैं, नकारें। तो मैं तो प्रतिभागी रहा, आप विजयी रहे, तो आपसे जानना ये हम सबके लिए जरूरी है कि ये कैसे जीता जाता है, ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो वक्ता हैं, जब वो कभी ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जाएं तो वो उनको एक मूल मंत्र तो पता हो, जीता कैसे। देखिए भाई अनुज, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जो मेरे जीवन का मूल मंत्र है, आज मैं उस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे जीवन का मूल मंत्र मैंने जीतना कभी नहीं रखा। मैं जीतने पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं सीखने पर विश्वास करता हूं। मैं जितनी भी जगह गया, भले ही वहां हारा हूं या जीता हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मैं एक बात अवश्य वहां से इस बात को सीख करके आया हूं कि आज मुझे कुछ नया देखने को, सीखने को और समझने को मिला है। देखिए, मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी घटना से अवगत कराना चाहता हूं। दरअसल मैं जब भी किसी बड़ी वाद विवाद की तैयारी करता हूं या राज्य या राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद की तैयारी करता हूं, तो उस प्रतियोगिता से पूर्व मैं छोटी छोटी कई वाद विवाद प्रतियोगिताएं हार जाता हूं। इस बात का हाँ मुझे भी हाँ, समझ इस बात का मुझे भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, परंतु बाद में जब मैं आत्म मंथन करता हूं, आत्मचिंतन करता हूं, देखिए ये बात बहुत जरूरी है किसी भी युवा के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए, कि उसे अपने कार्य के प्रति आत्म मंथन और आत्मचिंतन निरंतर करते रहना है। जिस दिन वह आत्म मंथन और आत्मचिंतन से विमुख हुआ, उस दिन वह अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएगा। तो मैं जब भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं हारता था, तो मैं एक गहन पूर्व अध्ययन में चला जाता था कि आखिर मैंने गलतियां कहाँ कहाँ करी, आखिर कमियां कहाँ कहाँ रह गई, क्या मेरे अध्ययन में कहीं कमी रह गई, क्या मेरे वक्तव्य में कोई कमी कहीं रह गई, या फिर बोलने के तरीके में कहीं कमी रह गई, या फिर किस प्रकार की कमी रह गई। तब कई बार तो मुझे कमियां मिल जाती थी, परंतु कई बार मुझे कमियां नहीं मिलती थी। तो मैं किसी अपने बड़े गुरु से इस बात की चर्चा करता था कि बताइए, या बड़े भ्राता से कि बताइए आखिर कमी कहाँ रह गई, आखिर ऐसा क्या रह गया कि जिसके कारण मैं नहीं जीत पाया। तो वो मुझे हमेशा यही बताते थे कि कमी भले ही कुछ भी हो, परंतु आपको इस पराजित से, इस हार से, इसको ये जीवन की सब कुछ मान करके रुक नहीं जाना है, बल्कि इसको एक पल समझ करके आगे बढ़ते रहना है। और कहते हैं ना कि ये पल भी बीत जाएगा। इस बात की जो संकल्पना थी वो मेरे मन में हमेशा से रही, और मैं हारने के बाद उसी की आत्ममंथन, आत्मचिंतन कई बार करता रहता था। तब मुझे इस बात का भान होता था कि आखिर मेरी कमी कहाँ रह गई, और इसका ही परिणाम यह होता था कि मैं आने वाली जो बड़ी वाद विवाद प्रतियोगिता थी या बड़ा मंच होता था, उस पे विजय प्राप्त करता था, यह कहा जा सकता है। तो मनीष जी, एक प्रश्न जो मेरा बाकी इस श्रृंखला के जितने वक्ता हैं सबसे भी रहेगा, आपसे भी वही है कि हम वक्ता इतनी ज्यादा हम मंच पर प्रस्तुतियां दे चुके हैं, देते रहते हैं, और आदत सी हो गई है। और लॉकडाउन में जब मौके नहीं मिलने लगे, मौके कम पड़ गए हमारे लिए कि वो मंच मिले, सामने हजारों श्रोता मिले, तो हमने कोई ना कोई साधन निकाल ही लिया कि चलो यहाँ पर बोलना है। आपको भी हम रोज कहीं ना कहीं किसी संवाद में, किसी चर्चा में ऑनलाइन देख ही लेते हैं, वाद प्रतियोगिताओं में देख लेते हैं ऑनलाइन। तो ये क्या मतलब
ये हमें हमारी आदत हो गई है क्या कि हम बिना बोले रह नहीं सकते? देखिए, ये बात तो बहुत अच्छी है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जब अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन बन गया, मतलब वे धनुष बाण के बिना नहीं रह सकता, और आप उससे आकर के कह दें कि आप अपना धनुष बाण छोड़ करके गदा उठा लें तो ये संभव नहीं है एक वक्ता के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि विपरीत परिस्थितियां हैं, तो हम उसको लेकर के क्या करें, उसको लेकर के कुछ विचार करें। तो मैं जो सबसे बड़ी बात मानता हूं अपने जीवन की, वो ये मानता हूं कि हमें अध्ययन निरंतर करते रहना है। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही बनाया है कि मुझे जीवन भर एक विद्यार्थी बनकर रहना है, एक शोधार्थी बनकर रहना है। सीखने की भावना आपके मन में, भले ही आप चाहे किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, आपके मन में ये जो सीखने की भावना है, ये होना बहुत जरूरी है। सिखाने की भावना कभी मत जागृत कीजिए, आप हमेशा सीखने की भावना जगाइए। जब जब आप सीखने की भावना रखेंगे ना, तब तब आप बनते जाएंगे, संवरते जाएंगे, और आपको भी नहीं पता चलेगा। आप धीरे धीरे कंकर से शंकर बन जाएंगे। इस बात को मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकारता हूं, और इस बात को सभी को समझना चाहिए। और रही बात दूसरी की ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम क्या करें, तो मैं ये मानता हूं कि आज भी कई वेबिनार्स हो रहे हैं, कई हमारे पास विषय हैं जो विषयों पर हम चाहते हैं अध्ययन करना, परंतु उस विषय पर हम अपने निरंतर जीवनचर्या, या जब जीवनचर्या चलती थी तब हम अध्ययन नहीं कर पाते थे। तो ये समय है अपने आत्म मंथन को पूर्ण करने का, मतलब उन कमियों पर कार्य करने का। जब से लॉकडाउन लगा, जब से हम घरों के अंदर हुए, तब से मैंने स्वयं ने, मुझे कई पुस्तकें पढ़नी थी, कई विषयों के बारे में समझना था जिनके विषय में मैं अल्पज्ञानी था, और आज भी अल्पज्ञानी हूँ। तो ये जो कई विषयों को मुझे पढ़ना था, कई विषयों को समझना था, मैंने इस लॉकडाउन में उसी का फायदा उठाया, और कई ऐसी पुस्तकें जिनको मैं अध्ययन करना चाहता था, इस लॉकडाउन में मैंने वो अध्ययन की। यानी मैंने अपने आत्मज्ञान को वृद्धि की। और वही बात है ना कि जब आप आत्मज्ञान को वृद्धि करते हैं, तभी आप कहीं पर खड़े होकर कुछ बताने लायक होते हैं। अन्यथा आज भीड़ चल रही है, और आप भीड़ से हट के कैसे अपने आप को व्यक्त करेंगे, ये सोचने की जरूरत है। मनीष जी, ये अब हम इस श्रृंखला के आखिर में पहुंच गए हैं, तो हम अवश्य ही चाहेंगे कि इस अंत में, इसका जो अंत है उसको सार्थक करने के लिए क्या एक संदेश आप वक्ताओं को देना चाहेंगे, जिनको हिचकिचाहट या भय या डर मंच पर जाने से रहता है? आप क्या उन्हें एक कोई मूल मंत्र देना चाहेंगे कि जिससे वो हिचकिचाहट, वो भय, वो डर दूर हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि मंत्र तो मैं नहीं दे सकता, परंतु इतना ज़रूर बता सकता हूँ जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, जो मैंने कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं को हार करके महसूस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें निरंतर, सबसे पहली बात तो सीखने की भावना अपने जीवन में बना करके रखनी है। और दूसरी बात यह है कि हार जीत तो चलती ही रहती है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, इस राह पर जो कुछ मिला यह भी सही वह भी सही। तो इस संकल्पना को अपने हृदय में आपको अंकित करने की अति आवश्यक है। बहुत बड़ी पंक्तियां कही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और एक पंक्ति और मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, जो मैं इस कुल के संपूर्ण वक्ताओं को, संपूर्ण शोधार्थियों को, संपूर्ण विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, वो ये है कि हरिवंश राय जी की एक कविता है, उसकी एक पंक्ति है कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। ये जो लाइन है, ये लाइन प्रत्येक वाद विवाद के वक्ता को, प्रत्येक मंचों के वक्ता को, प्रत्येक शोधार्थियों को, प्रत्येक विद्यार्थियों को हमेशा अपने जीवन में उतार के रखनी है कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। अर्थात हमें उद्देश्य बड़ा बनाना है और बड़े ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होना है, परंतु हमारा जीवन सादा हो, हमारा जीवन इस धरती से उठे ना, क्योंकि जिस दिन हम जमीन से उठ जाते हैं उस दिन जमीन दिखना बंद हो जाती है। और ये किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे बड़े दुखद का विषय होता है, और किसी की अत्यंत पराजय का कारण भी यही होता है। तो मैं चाहता हूं कि इन पंक्तियों को वो जीवन में उतारे
और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी कि आप इस श्रृंखला से जुड़े, और अवश्य ही ये हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे वक्ताओं के लिए एक बड़ी ही एक मूल मंत्र की तरह काम करेगा। और आपको सुनने के बाद तो वैसे ही किसी भी वक्ता में ऊर्जा का संचार हो ही जाता है। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इससे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको साधुवाद इतने सफल कार्यक्रम हेतु। आपका ये कार्यक्रम कई वक्ताओं को जीवन बूटी, संजीवनी बूटी के समान होगा, जिनको अधमरे प्राण में प्राणदान मिलेगा। तो मैं यह चाहता हूं कि आप ऐसे निरंतर प्रयासरत रहें, हार हो चाहे जीत हो, आप आगे बढ़ने की संकल्पना को अपने जीवन में उतारें और निरंतर अग्रसर रहें, निरंतर पथ पे आरूढ़ रहें, बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत वंदे बहुत मातरम। धन्यवाद।